फर्स्ट जो आर्टिकल है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से है। आपने एक मिशन सुना होगा एक्सियम 4, वैसे आज लॉन्च होना था इसका, पर आपने न्यूज़पेपर पे अगर फ्रंट हेडिंग्स देखे होंगे तो ये कल के लिए डिले कर दिया गया है, जून 11 को होगा। तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। यहाँ पे मेंस के पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, प्री के बस एक स्लाइड के ऊपर होंगे जो आपने याद करने हैं, बाकी समझने वाली चीजें हैं। दूसरा आर्टिकल जो है इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। आपने सुना होगा जब भी किसी फैमिली के अंदर कोई बीमार पड़ता है, जैसे कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो इतना ज्यादा पैसा लग जाता है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। कोई कैसी मशीन्स में टेस्टिंग करी जाती है, कहीं तो ऐसे टेस्ट लिख देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कॉन्टेक्स्ट में, आपने सुना होगा, तो उससे फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आती है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक इंटरव्यू करा हुआ था, तो एडिटोरियल भी समझ सकते हो इसको आप, एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो मेडिकेशंस लिखी हुई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 डिजीज के बारे में मेंशन है। एक आपने सुना होगा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, सुना है कभी इसके बारे में? स्पाइनल से क्या लग रहा है, कहाँ पे होगी ये प्रॉब्लम? स्पाइन से रिलेटेड, जो आपकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उससे रिलेटेड है। और जो दूसरी है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सुना है इसके बारे में? सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं, म्यूकस भर जाता है लंग्स के अंदर। कैसे भरता है? जीन के अंदर म्यूटेशन हुई होती है। तो इसकी जो मेडिसिन है वो लगभग 1 साल का ही खर्चा 80 लाख तक टच करवा देता है। तो कितनी महंगी होएगी वो मेडिकेशन, तो सोच लो आप। यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंस के बारे में बात करी गई है, तो देखेंगे कि कंपलसरी लाइसेंस की क्या एडवांटेज रहती है। साथ ही एक वर्ड देखोगे आप, जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन में और जो आप नॉर्मली ब्रांडेड मेडिकेशंस यूज करते हो उनमें क्या डिफरेंस होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, एपीआई सुना है कभी? अगर आप मिठाई बोल रही हूँ, अगर आप दवाई का पत्ता उठाते हो उसके पीछे लिखा होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और इंडिया के पास कोई भी एपीआई अवेलेबल नहीं है, हम सारा चाइना से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है। एक बार अगर पुराने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी याद हो, कोल गैसिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो उसमें रेमिनेंट्स बचते हैं वो एपीआई हैं। तो अगर इंडिया कोल गैसिफिकेशन के ऊपर काम करता है तो एपीआई भी अपने जनरेट कर सकता है। खैर हमने कुछ काम नहीं किया, बस बोला ही, एडिटोरियल आया था, हमने पढ़ लिया और एट दी एंड किसी ने कोई काम नहीं किया उसके ऊपर। एंड जो तीसरा आर्टिकल है, आपको एक कंट्री दिख रही होगी, पैराग्वे। पैराग्वे के बारे में हम इसको लोकेशन में ही देखेंगे, कुछ खास डायलॉग में हुआ नहीं है, तो आउटपुट्स कुछ भी नहीं है। बस एक मीटिंग थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, प्रेसिडेंट आए हुए थे पैराग्वे के इंडिया के अंदर, बस ये बोला है कि ट्रेड वगैरह को एनहांस करेंगे, जब करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए बस बोला ही है। तो हम इसकी लोकेशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो उसके थ्रू पास करती हैं, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन आरबीआई दिख रहा होगा आपको, याद करो एक दिन हमने फिस्कल डेफिसिट पढ़ा था, याद है? फिर दूसरा पढ़ा था एमपीसी को लेके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बताना जरा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स। कॉम्पोजिशन किस किस को याद है? हैंड रेस। कौन कौन होते हैं उस एमपीसी के अंदर? तीन आरबीआई, हाँ 3 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो कोई भी आ सकते हैं, कैबिनेट डिसाइड कर लेगा। 3 तो साइड हो गए, 3 थे आपके आरबीआई के। पहला तो गवर्नर जो चेयरपर्सन होंगे, दूसरे पे डेप्यूटी गवर्नर आ जाएंगे जो इंचार्ज होंगे, और एक आरबीआई का बोर्ड ही सेलेक्ट करके देगा कि ये ऑफिशियल हमारी तरफ से मीटिंग में बैठेगा। क्या एमपीसी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होते हैं? होते हैं, यस, बाइंडिंग होते हैं। एक बार बन गए वो रूल एंड रेगुलेशन, वो बाइंडिंग हो जाते हैं। करा था ना ये। उसके बाद मुझे ये बताओ, पहले इसको टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बोला जाता था, फिर 2016 में अमेंडमेंट हुई थी, सॉरी लॉ पास किया गया था, फाइनेंस एक्ट 2016, याद है? फिर एमपीसी आपके पास आ जाती है। कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर आरबीआई एक्ट 1934 में ये मेंशन है एमपीसी के बारे में? बताओ बताओ। बोला था मैंने पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में पूछूंगी जिस दिन रेपो रेट पे दोबारा से आर्टिकल आएगा। हाँ जी, ऑनलाइन 45 जीबी, एक ही तो सेक्शन था 45 जीबी, उसको याद रखना है। तो उस दिन आपको क्या बोला था कि 25 बेस पॉइंट हो सकता है रिड्यूस करे रेपो रेट को, पर यहाँ पे 25 बेस पॉइंट नहीं हुए हैं, सीधे कर दिए हैं 50 बेस पॉइंट्स। ठीक है, बेसिस पॉइंट्स भी जिसको आप बोलते हो, मेजरिंग यूनिट होती है। हमें पूरा टेक्निकली इसको नहीं देखना है कि कैसे बीपीएससी कैलकुलेट करते हैं। जैसे परसेंटेज में आप चीजें बोलते हो, इकोनॉमी, मॉनेटरी जो इकोनॉमी है, पॉलिसी फ्रेमिंग है, उसमें बेसिस पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट डाउन कर दिया गया है। तो उस दिन कितना बोला था? 25, अब सीधा ही 50 कर दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट के बारे में देखेंगे। इसी के साथ साथ एक और वर्ड न्यूज में था, वो है कैश रिजर्व रेशो। अच्छा मुझे ये बताओ, कंटिजेंसी रिजर्व फंड पढ़ चुके हो आप? बताओ फिर क्या था वो?
थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों रखना है सेव करके? इमरजेंसी वाली सिचुएशन, कल को ऐसे हो कि आरबीआई के पास पैसा ही ना बचे, बोलो सेंट्रल बैंक है, मेन बैंक है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो वाला जो फंड होता है उसको बोलते हो आप कैश, सॉरी कंटिंजेंसी रिजर्व फंड। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व करा था। ये जो कैश रिजर्व रेशो होता है, यहीं पे बता देती हूँ, जो बैंक्स होते हैं वो बोलते हैं यार थोड़े से पैसे आप ही रख लो हमारे, आरबीआई को बोलेंगे हो सकता है मुझसे खर्च हो जाए, कितना लालच आ जाए कि मैं लोन ही देता रहूं और इंटरेस्ट रेट के चक्कर में, और कल को वो जो इंटरेस्ट रेट था वो भी नहीं आया और जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी नहीं आया। तो बैंक्स क्या करते हैं आपके, वो पैसा एक्स्ट्रा रख देते हैं आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो सीआरआर भी न्यूज में था, इस आर्टिकल को देखेंगे। देन आपको कौन दिख रहे हैं? एस जयशंकर, काफी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया का एक डायलॉग हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं इसमें और काफी रेलिवेंट है आपके लिए। कल को सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस आते हैं, वहां पे आपके लिए एक अच्छा आर्टिकल ये बन सकता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है जी, करें स्टार्ट फिर। ठीक है, याद करने वाला काफी ज्यादा है। और इसी के साथ मेडिटेरियन सी के साथ एक और आइलैंड यहाँ पे बॉर्डर करता है, इटली के बिल्कुल नीचे आओगे, इसके अंदर दिख भी नहीं रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा है। क्या था वो नितिन, भूल गए? माल्टा, माल्टा, हाँ माल्टा। तो ये भी शेयर करता है। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो चुकी है अब? 21। एक साइड में याद कर लेना क्योंकि ट्रिक के अंदर बैठ नहीं रहा फिट। ठीक है, माल्टा। चलिए जी, उसके अलावा आज हम देखेंगे जो आपकी प्राइम मेरिडियन पास होती है, कौन कौन सी कंट्रीज उसके ऊपर लाई करती हैं, तो उसके बारे में। और जो आपका सी ऑफ द डे है वो है बाल्टिक सी, क्योंकि जब सेंट्रल एशिया वाला आप आर्टिकल पढ़ोगे वहां पे बाल्टिक सी का मेंशन होएगा एक जगह पे, तो बाल्टिक सी की आज बॉर्डरिंग कंट्रीज को हम देख लेंगे। कैस्पियन याद है, पढ़ा था, क्या था बताओ, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी? खाली एक एक नहीं बतानी है, जल्दी से बताओ। 5 कंट्रीज बताई थी, कंट्रीज। इराक या ईरान? ईरान और तुर्की है। ठीक है, तो ये थी आपकी कैस्पियन सी वाली। उसके अलावा ब्लैक सी की भी पड़ी थी, बताओ फटाफट से ब्लैक सी की क्या क्या थी? ब्रूएट, रशिया गेट, बताओ फिर जल्दी से। बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जी से था जॉर्जिया और टी से तुर्की। ठीक है, याद भी रखने हैं ना, ये बता दिए लिख लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ ठीक है ऑनलाइन। चलो जी, एक्सियम 4 मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो 4 नंबर से आपको पता लग रहा होगा कि पहला भी हुआ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसमें हमारे जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी जाएंगे। इंडियन टर्म जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूज करी जाती है उसको वयम नॉट्स भी बोल देते हैं। अभी थोड़े टाइम आपने भारत नॉट्स भी देखा होगा, मतलब इंडिया के नाम पे रख दिया था ये, तो नाम डिफरेंट होते हैं, आप एस्ट्रोनॉट्स याद रख सकते हो। इसके लिए जो प्री से इंपॉर्टेंट है वो है 2 चीजें, कि कहां से इसको लॉन्च करा जाएगा, तो कहां से कर रहे हैं? यूएस चले गए ना, पूरी टीम चली गई, 18 मेंबर्स की टीम गई हुई है जिनको ट्रेन करा गया था, तो कैनेडी स्पेस सेंटर आ जाएगा। कौन सी कंपनी है? तो स्पेस एक्स। कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ है? तो ड्रैगन। और कौन सा रॉकेट यूज हुआ है? तो फैल्कन 9। ठीक है जी, तो ये टू द पॉइंट, मतलब जो आपके प्री में पूछ लिए जाते हैं उनको आप ध्यान में रखोगे। हाँ जी ऑनलाइन जी बिल्कुल। और ये कहाँ पे लोकेटेड है स्पेस सेंटर? तो ऑब्वियस ही बात है ईस्टर्न डायरेक्शन पे ही होगा। जिनकी होगी है साइंस उनको आई थिंक अब पता है ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होते हैं आपके जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं। आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका स्पेस सेंटर होगा तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम पड़ेगा, तो फ्यूल की कंजप्शन जहां पे ज्यादा होनी थी वो कम लगेगी। ठीक है, इस वजह से ईस्टर्न डायरेक्शन पे होते हैं। चलिए जी, तो एक्सियम 4 में जो न्यूज आई थी, कल वाले न्यूज़पेपर में आई थी ये, कि जो गगनयान मिशन के लिए अपॉइंट करे गए हैं एस्ट्रोनॉट्स इंडिया की तरफ से, वही जा रहे हैं एक्सियम 4 के अंदर। शुक्ला जी का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे न्यूज के अंदर, तो वही है, इसमें भी अगेन उनको ही शॉर्ट लिस्ट करा गया है। पर यहाँ पे 40 साल के बाद अब कोई इंडियन है जो कि स्पेस में जाएगा, मतलब ह्यूमन फ्लाइट जो भरी जाएगी। अगेन इंडिया से नहीं है, बेशक फॉरेन कंट्री से करवा रहे हैं, पर एक ह्यूज डेवलपमेंट में इसको हम देखेंगे। तो उससे पहले कौन गए थे? तो आपको नाम पता ही है, राकेश शर्मा गए थे। लगभग 7 दिन
और 21 घंटे का इनका टाइम रहा स्पेस के अंदर। और किसके साथ कोलैबोरेट किया था इसरो ने? तो सोवियत यूनियन के साथ किया हुआ था। आज के टाइम पे स्पेस एजेंसी आप सुनोगे रशिया की तो नाम है रोस्कोमोस, और उनके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसके लिए वो टर्म यूज करते हैं रोस्कोनॉट्स। नॉट्स लगा दिया आगे, जैसे हमने व्योम नॉट्स लगा दिया, इन्होंने रोस्कोनॉट्स लगा दिया, क्योंकि यूएस और रशिया काफी टाइम से राइवलरी रहे हैं तो इनका डिफरेंट ही रहता है। और जो लॉन्चिंग हुई थी वो 1984 के अंदर हुई थी, ठीक है। रशिया के साथ हमने ये कोलैबोरेशन किया था, इस बार यूएस के साथ है। डन। तो ये विंग कमांडर थे, एयरफोर्स के ही करे जाते हैं अपॉइंट, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है कि हाई प्रेशर, सॉरी ऊपर जाओगे तो लो होता है प्रेशर की हाई होता है, हाइट पे जब जाते हो तो लो हो जाता है, वाटर की डेप्थ में जब जाते हो तो हाई प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर के अंदर कैसे खुद की बॉडी को मेंटेन करके रखना है, तो इसी वजह से आप देखोगे एयरफोर्स में जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को ज्यादातर सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा गगनयान मिशन की बात हुई है। गगनयान मिशन इंडिया का ह्यूमन ओरिएंटेड फ्लाइट मिशन होएगा, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे। अब इसके भी 3 फेजेस बना रखे हैं जो गगनयान वाला है। अभी गगनयान का बता रही हूँ। 3 फेजेस कौन से हैं? पहले में सिर्फ टेस्टिंग करी जाएगी। टेस्टिंग किस चीज की? टेक्नोलॉजी की। अब देखो ह्यूमन बॉडी को एक आदत होती है कि जैसा उसको अर्थ पे एनवायरमेंट मिल रहा है वो एक्सपेक्ट करती है कि मुझे स्पेस में भी वैसे ही एनवायरमेंट मिले। तो जो आपका, मैंने एक टर्म यूज की पीछे, स्पेस क्राफ्ट। नीचे आपकी रॉकेट होती है, रॉकेट एक मोटर की तरह होती है, या यूं बोल दो जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो पहले बोला करते थे कि रॉकेट के ऊपर आप जब बैठते हो तो आप एक एटम बॉम्ब के ऊपर बैठे होते हो, मतलब ये कभी भी फट सकता है, कोई मतलब श्योरिटी नहीं है इस चीज की। तो रॉकेट तो नीचे लगा होता है, पर जो ऊपर लगी होती है चीज वो क्या क्या हो सकता है? या तो सैटेलाइट हो सकती है, या फिर आपका कोई सा भी स्पेस क्राफ्ट हो सकता है, या फिर जिसमें क्रू मेंबर्स बैठे होते हैं, जो जहां पे इंसान बैठेंगे। तो जो पहला फेज रहेगा उसमें टेस्टिंग का है। दूसरा फेज जो रहेगा उसमें क्या था? उसमें रोबोट को भेजा जाएगा, और जो रोबोट है उसका नाम रखा है वयोमित्र, और ये एब्डोमेन तक की है, मतलब इसकी टांगे नहीं होंगी रोबोट की, एब्डोमेन तक की रहेगा, पेट वाला हिस्सा जो होता है, धड़ वाला जो रीजन है। एंड देन तीसरा जो मिशन इसमें कंडक्ट करा जाएगा, तीसरा जो फेज रहेगा उसमें ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे। फाइनल चेक कि हमने ह्यूमन बींग्स को स्पेस के अंदर भेज दिया, ठीक है जी। ये गगनयान मिशन है। बाकी ये बताया हुआ है कैसे कैसे इसकी मैनूवरिंग करवाएंगे। ये पुरानी है पिक्चर, हो सकता है फ्यूचर के अंदर जो रॉकेट्स हैं, आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको चेंज कर दिया जाए, पर अभी के लिए सिर्फ समझना है। 16 मिनट लगेंगे इसको कहां पे पहुंचने में? लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट ऐसी ऑर्बिट मिलेगी आपको जहां पे जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं वो नहीं जाते हैं, ना ही आपको वहां पे फाइटर जेट्स मिलेंगे, उसके ऊपर की लेयर्स आ जाएंगी जब आप स्पेस की तरफ को जाते हो। लो अर्थ ऑर्बिट उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैनूवरिंग शो करेगा, जो भी व्हीकल हमने भेजा होगा। मैनूवरिंग क्या होती है? जो टैक्टिक्स हम चाहते हैं ये शो करे वहां पे। जैसे इसका फेस देखो, पहले रेड वाली बॉडी आपको आगे को दिख रही होगी, आगे चल के इसने रिवर्स कर ली डायरेक्शन, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैनूवरिंग। अब वापस भी तो आना है, जब वापस आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पैराशूट्स को ओपन करना पड़ेगा। और आपने किसी ने लॉन्चिंग देखी है? यूट्यूब पे आती है जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है, नहीं देखा? देखना उसको, आज देख लेना, एनडीटीवी पे भी आ जाता है, डीडी नेशनल पे भी आ जाएगा। और कल जब लॉन्च होगा एक्सियम 4, उसको भी जरूर से देखना। जब वापसी होती है, जो क्रू मेंबर जिसके अंदर बैठ के गए होते हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर, तो वहां पे ओपन होते हैं पैराशूट्स। अब ये पैराशूट कहाँ पे लैंड होंगे? जाके पानी के अंदर। फिर जो भी नेवी होती है वो वहां पे 20 मिनट के अंदर इनको रिट्रीव कर लेती है। 20 मिनट का ही टाइम होता है, थोड़ा अगर ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी तो टाइम एनहांस कर सकते हैं, पर 20 मिनट का टारगेट लेके चलते हैं कि 20 मिनट के अंदर अंदर रिट्रीव करना पड़ेगा जो भी क्रू मेंबर यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो गगनयान मिशन के अंदर 3 फेजेस थे। पहला टेक्निकल चेक, दूसरा रोबोट को भेजेंगे उसी कंडीशन के अंदर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी क्वांटिटीज डाली होंगी, नाइट्रोजन डली होगी, हीलियम डली होगी, एवरी गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डली होती है। एंड जो तीसरा होगा वो होगा ह्यूमन ओरिएंटेड मिशन, ठीक है जी। ओके, आज अब एक्सियम मिशन 4 के ऊपर। हाँ जी, रोबोट के अंदर लगे होंगे सेंसर्स, कि जैसे ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स करती है वैसे ही रोबोट भी, अदरवाइज तो वो मेटल होगी ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो उसके अंदर सेंसर लगे होंगे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन का कितना डिक्रीज कर रहा है, वो सारा चेक करेगा। वो सेंसर्स लगे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सुनते हो, उसके जरिए वो सारा डिटेक्ट करेगा, ठीक है जी। आ जाओ अब एक्सियम मिशन के ऊपर आ जाओ। वो तो गगनयान मिशन था जो अभी हमने पिछला देखा, क्योंकि वहां पे मेंशन करा हुआ था, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है इस गगनयान मिशन के अंदर। अब कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ है, तो याद रखिएगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। लग गया ना पता? अब ये जो टिप्सी बनी होती है ना ऊपर, इसको बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट।
इसमें सैटेलाइट भी हो सकती है, फूल की तरह ओपन करता है ये जब ऊपर स्पेस में पहुंच जाता है। और ये जो नीचे पूरी की पूरी मोटर लगी होती है इसको बोलते हैं रॉकेट। तो रॉकेट है फैल्कन 9, तो रॉकेट भी आप ध्यान में रखोगे। अब इससे पहले नासा ने और भी एक्सियम मिशन कंडक्ट करे थे, 1, 2, 3, चौथा ये वाला है। और यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट क्रू मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट कंट्री से हैं, जैसे एक पोलैंड से हैं, एक हंगरी से हैं, एक इंडिया से आगे और एक अपने यूएस के आएंगे। यूएसए आई थिंक या फिर यूके है, वो उतना याद नहीं करना है, आगे एजेंसीज लिखी हुई हैं वहां से देख लेंगे। उसके बाद जो एक्सियम मिशन 4 है वो आपका लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाएगा। हाँ जी, ऑर्बिट्स याद है पुराने स्टूडेंट्स को? फटाफट से बता दो फिर। ये आपकी अगर अर्थ है, दिस इज अर्थ, अर्थ के बाहर क्या आता है? एटमॉस्फेयर। अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैं जाऊं तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? कार्मन लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट एग्जाम में बहुत रैंडम सा क्वेश्चन है, कार्मन लाइन। ये जो कार्मन लाइन या कर्मन लाइन बोल दो, कर्म से याद रह जाएगा, कर्मन लाइन। जैसे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्टेंस है, आपको थोड़ी है पता स्पेस कहाँ जैसे से शुरू हो जाता है, पर यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अर्थ से आप जाते हो सरफेस से, तो वहां से स्पेस शुरू हो जाता है। आपने ब्लू हॉरिजॉन का सुना होगा कि टूरिस्ट को लेके जाते हैं अपने साथ, फिर वो यहीं तक लेके गए होते हैं, इससे आधा पौना किलोमीटर आगे ले जाते हैं, लो देखो स्पेस, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये टूरिज्म है, 100 किलोमीटर के आगे का डिस्टेंस, इसको क्या बोल देते हो आप? स्पेस। वैसे भी अगर 100 किलोमीटर के अंदर देखोगे तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाता है, पढ़ा हुआ है ना सभी ने, टीना शर्मा ये वाला, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। वैसे भी 80 किलोमीटर तो इसी में निकल जा रहे हैं, तो इसके बियॉन्ड हम मान लेते हैं कर्मन लाइन आई, स्पेस विल स्टार्ट। ठीक है जी, लग गया कर्मन लाइन का पता। अब क्या होता है, आपकी कुछ हाइट तक, सर्टेन हाइट तक, ओहो इरेज कर दिया, इरेज नहीं करना था, बड़ा परेशान करता था जब ये वाला लैपटॉप लगा होता है, ये रुकता है। आ गया, चलो। तो वैसे क्या होता है, आपकी ऑर्बिट्स बनी होती हैं। ऑर्बिट्स क्या होती हैं? इमेजिनरी पाथवे। जैसे यहाँ पे तो सड़कें बनी है, उसके ऊपर बसेस चल रही हैं, स्पेस के अंदर थोड़ी बनी है सड़कें, वहां पे इमेजिनरी पाथवेज होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे रास्ता होगा। तो अर्थ के कितने डिस्टेंस पे जाऊं मैं कि मुझे लो अर्थ ऑर्बिट मिले? कई बुक्स में लिखा है सीधा 100 किलोमीटर, पर अगर इसको पूरा लॉजिकली आप देखोगे, जो आप जितने भी आपके कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, कितने किलोमीटर की हाइट तक जा सकते हैं लगभग कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसमें पैसेंजर बैठे होते हैं, बताइए। हाँ, 30 से कम होता है। 30 की रेंज में तो आपके वो फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, तो उससे कम ही होता है। आपके ये 15 से 20 किलोमीटर हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। उसके बियॉन्ड आपके फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जेट्स होते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से जो चलते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब आपकी जो 30 से मैक्सिमम 35 किलोमीटर ले लेते, मैक्सिमम ले लिया 35, जाता नहीं है 35 तक, 30 तक भी आपने ये यूएस के रैप्टर वगैरह सुने होंगे, वो गए हैं 30 किलोमीटर की हाइट पे। इसके बियॉन्ड क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब एयरक्राफ्ट नहीं जा रहे हैं, तो आपकी ये जो एरिया है ये सारा खाली पड़ा हुआ है। पर अभी डिस्टेंस कितना हुआ? 35 किलोमीटर। इसमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी आएंगी, तो जलने वगैरह का डर ज्यादा रहता है। आपने सुना होगा ऊपर की तरफ चलते हो तो कभी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें तो फ्रिक्शन हो सकता है, और आपने जो यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करी होगी वो जल सकती है। तो इसी वजह से ट्राई किया जाता है कि 100 किलोमीटर के बियॉन्ड ही अपने जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाए। वैसे जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है, इसको 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। सबसे नजदीक कौन सी होगी? ऑब्वियस ही बात है, लो अर्थ ऑर्बिट ही रहेगी। फिर इससे थोड़ा और दूर जाऊंगी मैं, तो लो अर्थ ऑर्बिट आ गई आपकी 2000 किलोमीटर तक। बताइए अगली को क्या बोल सकते हैं? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो 2000 किलोमीटर से आप 20,000 किलोमीटर और डिस्टेंस आगे जाओगे तो आपके पास कौन सी आ जाएगी? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब अगर बुक्स ओपन करोगे, वहां पे लिखा है 2000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और ऐसी सैटेलाइट जो इस ऑर्बिट के अंदर जाएंगी उनको बोल देंगे मीडियम अर्थ सैटेलाइट्स। वर्ड चेंज हो जाता है। सैटेलाइट इज अ व्हीकल जो उस रास्ते के ऊपर चल रहा है, रास्ता ऑर्बिट है, व्हीकल सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट रहेगा। पर अगर टेक्निकली देखें तो बीच का गैप, अब मैं एक और डिस्टेंस लिखती हूं, बताइए अगली। जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट्स, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स आती हैं। इनके बीच में भी डिफरेंस नहीं मैं आपको बता दूंगी क्योंकि स्पेस स्टेशन आते रहते हैं। अभी के लिए डिस्टेंस याद रखना है। इसको हम मानते हैं 35,786 किलोमीटर। इस डिस्टेंस पे आप चले जाओगे तो आपकी जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट्स आ जाएंगी। मुझे बताओ, अगर मुझे कुछ सामान लेके जाना है तो इजी कहाँ पे होगा कैरी करना? मान लो 20 टन का, 20 नहीं ज्यादा हो गया, 10 टन का सामान है मेरे पास। मुझे ये बताओ, मैं लो अर्थ ऑर्बिट में उसको इजीली पहुंचा सकती हूँ कि जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में
जल्दी पहुंचा सकती हो? बताओ, ये तो आराम से डिस्टेंस के बेसिस पे देखो, इजीली कहां पहुंचाई जाएगी? लो अर्थ ऑर्बिट। अगर दूर जाना है तो सामान कम होना चाहिए आपके पास, ठीक है, दूर भी तो जा रहे हैं, डिस्टेंस देखो। और वहां पे कितना था, 2000 किलोमीटर, यहाँ कितना आ गया, 35,786 किलोमीटर, जिसको लगभग आप 36,000 किलोमीटर भी मान लेते हो। और इसके बियॉन्ड अगर कोई आप अपना मिशन कंडक्ट करते हो तो उसको बोल देते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट में अभी आपने ज्यादा मिशन नहीं सुने होंगे, ट्राई करी जाती है पर कम ही सुने होंगे। कौन सा सुना हुआ है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? एक किया हुआ है, आदित्य L1, 1 मिलियन किलोमीटर गया ना दूर, तो वो हाई अर्थ ऑर्बिट में कंसीडर होगा, वो बाहर ही चला गया इस पूरी ऑर्बिट के बाहर। तो ऐसे भी ध्यान रखना होता है कि गया है कि नहीं गया है। चलो, हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक क्लियर आप सभी को? आप सबको क्लियर? थोड़ा दिमाग भी खुला रखना है, ये डिस्टेंस से क्लियर हो रहा था, पुराने से था वो वैसे क्वेश्चन मेरा, आदित्य L1 वाला। आप टेंशन मत लो, जो नए वाले हैं देखने लग गए कि हमें तो पढ़ाया नहीं था अभी। चलो, ओके, मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो सबसे पहला तो वही रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च के लिए ही जाते हैं, एक्सप्लोरेशन के पर्पस से जाते हैं। और दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कितनी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है। देखो, एक टाइम था कैसे रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, और एक आज का टाइम है कि रॉकेट भी रीयूजेबल बन चुके हैं, ब्लास्ट करवाने की जरूरत नहीं है ऊपर, अब वापिस आते हैं, वो अपनी जगह पे रुक जाते हैं। वैसे ही स्पेस टूरिज्म, ये इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा, ना सिर्फ इंडिया की, जितने भी भेज रहे हैं। अब एलन मस्क वगैरह हैं, टूरिज्म करवा रहे हैं, कितना पैसा मिलता होगा उनको एक फ्लाइट का? जाना कुछ नहीं है, करमन लाइन तक ले जाते हैं, लो देखो स्पेस कैसा है, सुंदर है, ब्लैक कलर दिख रहा है, चलो वापस, हो गया टूरिज्म, दैट्स ऑल, इतना ही होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपना इनोवेशन कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसी के साथ कौन सा एसडीजी यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है 17। तो आज क्या नाम था आपका, गगन, तो आप आज याद करोगे एसडीजी नंबर 17, इसमें पार्टनरशिप बोली हुई है कि कभी भी जरूरत पड़े पार्टनरशिप जरूर करें, ठीक है, जिससे दोनों का फायदा हो। एसडीजी 17, नए स्टूडेंट्स में भी जिन्होंने एसडीजी अभी याद नहीं करे हैं, 17 को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया। उसके अलावा एक्सियम 4 मिशन, यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है वो डिफरेंट कंट्री से लाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था, हंगरी से हैं, पोलैंड से हैं, इंडिया के हैं, एक कंट्री मिसिंग हो रही है, आई थिंक यूके ही है, यूएस में जा रहे हैं वो। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चेक करेंगे माइक्रोग्रेविटी में। ऊपर देखा होगा आपने, स्पेस के अंदर वो उड़ रहे होते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी है, ग्रेविटी है ही नहीं, हम तो ग्रेविटी की वजह से रुके हुए हैं ना जमीन के ऊपर, माइक्रोग्रेविटी के अंदर हमें ये सारी चीजें चेक करनी है। स्पेस क्राफ्ट एंड क्रू, यहाँ पे वही आ गया कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको और ज्यादा इन्वाइट किया जाएगा। ये देखिए, अब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ गई है, आप भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम कभी भी पेंडिंग नहीं होता, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फटाफट से एक्शन लो, काम साइड करो। जबकि गवर्नमेंट में क्या दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत डॉक्यूमेंटेशन की ही आती है, फाइल पड़ी रह जाती है टेबल्स के ऊपर। तो एक्सपेडाइट करना है इन सारे मैकेनिज्म को। और कितने दिन के लिए ये रहने वाला है, तो ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, लगभग 14 दिनों के लिए ये वहां पे रुकेंगे। बाकी अगर भगवान न करे कोई टेक्निकल एरर आए तो उसके बाद टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसे 14 दिन का है यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ जाएंगे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुन के आपको यूएस याद आता होगा, पर वो यूएस ने अकेला नहीं बनाया था, उसमें रशिया इन्वॉल्व था, कनाडा इन्वॉल्व था, यूरोपियन एजेंसीज इन्वॉल्व थी, सभी ने मिलकर बनाया था। होता क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब देखो आपको रिसर्च करनी है, बार बार इंडिया से लॉन्चिंग करनी, इंडिया बोल रही हूँ, अर्थ के सरफेस से लॉन्चिंग करनी पड़ रही है, पैसा ज्यादा खर्च होगा, पर अगर क्या हो आपकी लैब ही स्पेस के अंदर हो, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को छोड़ने का काम रहेगा। दूसरा, कोई मैकेनिज्म में फेलियर आ रहा है तो उसकी रिपेयर वगैरह करी जा सकती है। तो इससे क्या किया जाता है, स्पेस स्टेशन ही आपने कहाँ बना दिया, स्पेस के अंदर। अब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपनी रिसर्च यहाँ पे करते रहेंगे। जब क्रू मेंबर्स को लगेगा कि इनका एस्ट्रोनॉट का टाइम पीरियड वहां पे हो गया, अब छुट्टियों पे वापस भी भेजना पड़ेगा, तो अगले एस्ट्रोनॉट आएंगे, वो अंदर जाएंगे, वो वापस आएंगे। बस यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्रू एक्सचेंज का काम रहा, जो एस्ट्रोनॉट वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको दोबारा से वापस भेजा और नया मेंबर वहां पे ऐड करा। दूसरा क्या काम बचेगा, कोई फॉल्ट आ जाता है मशीन के अंदर, रिपेयरिंग का काम रहेगा। रिपेयर करने की ही वजह से कौन सी प्रोसेस करवाई जाती है, डॉकिंग। डॉकिंग में क्या करा जाता है, इंडिया ने भी 2 बार डॉकिंग कर ली है, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन आपने सुना होगा, तो हमने भी डॉकिंग कर रखी है। डॉकिंग में 2 मशीन्स आती हैं, जैसे ताला और चाबी होते हैं ना, चाबी से ही खुलता है ताला, 2 मशीन्स होती हैं, वो आपस में डॉक हो जाती हैं, टच हो जाती हैं। फिर एक रोबोटिक आर्म निकल के आएगी, जैसे मेरी बाजू है वैसे ही रोबोटिक आर्म निकल के आएगी और ये दूसरी मशीन को रिपेयर कर देगा। हो सकता है दूसरी मशीन के पास फ्यूल कम पड़ गया था,
तो फ्यूल के लिए भी क्या किया जाएगा, यहां से पाइप लगेगी, जो दूसरी मशीन आई होगी वो उसके अंदर रिफ्यूलिंग कर देगा। वैसे क्रू मेंबर को एक्सचेंज करना है, अगेन ये टच करेगा, एक क्रू मेंबर इधर जाएगा, दूसरा क्रू मेंबर वापस आएगा। जितना इजीली मैंने बोल दिया उससे थोड़ा टफ होता है ये, ठीक है। तो डॉकिंग प्रोसेस में क्या किया आपने, दो मशीन्स को कनेक्ट कर दिया। 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जुड़ने शुरू हो जाते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है, रॉन्डेवू, ठीक है। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में रॉन्डेवू का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट। तो 20 किलोमीटर के पास में इनके बीच में अट्रैक्शन होने शुरू हो जाती है, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो डॉकिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि अब हम ह्यूमन ऊपर भेज रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा मशीनरी के ऊपर भी चेक रखना पड़ेगा। अगेन देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब हमने स्पेस के अंदर लॉन्च किया था, तो ईयर आ जाएगा 1998। कोई है 1998 बॉर्न यहाँ पे, 1, ठीक है। क्या बर्थ डेट है आपकी अजितेश, 20, ओके, ठीक है, ठीक है, 1998। उसके अलावा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी लग गया। अब आपको पता क्या इसके पर्पस हैं, लेबोरेटरी अंदर ही लगी होती है, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं सारे यहीं पे परफॉर्म कर दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स सब कुछ स्टडी करना है, कॉस्मोलॉजी सब आ जाएगा इसके अंदर। कोई नाम याद आया ये सारे वर्ड सुन के, किसका, हाँ क्या हुआ था, क्यों था वो न्यूज में, उनकी डेथ हुई थी, नरलिगर साहब थे, ठीक है। उन्हीं की थी ना कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बोल दिया, एस्ट्रोनॉमी, याद आया दीपिका, ठीक है। विशाली, सॉरी विशाली है ना आपका नाम। एक दीपिका भी होती थी, हिमाचल से थी, वो भी आपके जैसी लगती थी। चलो ऑनलाइन होएगी मे बी। एस्ट्रोनॉमी आ गई, एस्ट्रोफिजिक्स आ गई, कॉस्मोलॉजी, तो उनकी भी काफी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी इसमें। जो बिल्कुल ही नए स्टूडेंट है उन्होंने अभी नहीं पढ़ा होगा ये हमने शुरू के दूसरे तीसरे लेक्चर पे किया था आई थिंक। चलिए जी, उसके अलावा ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही था। और सुनो, अर्थ के कितने चक्कर लगा लेता था एक दिन में, तो लगभग 15.5 चक्कर लगा लेता था। 93 मिनट्स का एक चक्कर रहता था अर्थ के अराउंड। ये अर्थ है, इसके अराउंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता रहता है। कितने टाइम में, तो 93 मिनट्स में, तो लगभग 15.5 बार ये चक्कर लगा लेता था। मतलब एक आधा बज जाता था, फिर वो अगले दिन में काउंट होता था, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आ गया। उसके अलावा ऑल्टीट्यूड 400 किलोमीटर। हाँ जी बताओ कौन सा ऑर्बिट होएगा, लो अर्थ या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट? लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि वो 2000 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन था, तो उसमें लो अर्थ ऑर्बिट ही बोलेंगे। डॉकिंग क्लियर हुआ आपको? इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन कौन सी एजेंसीज ने बनाया था? यूएस आ गया, देन रशिया आ गया, रॉस्कोस्मॉस, एंड जाक्सा आ गई जापान की स्पेस एजेंसी। अच्छा वैसे ना ये शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं होती, पर कभी भी स्पेस एजेंसी का मेंशन करना है तो आप इसरो भी लिख सकते हो, नासा भी लिख सकते हो, जाक्सा भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, और साथ ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी है सीएसए। तो इन सभी ने मिलकर बनाया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। अब देखो यूएस की लगभग जापान के साथ एक टाइम पे बिगड़ी थी, अब अच्छे हैं रिलेशन, वो हिरोशिमा और नागासाकी वाला आप सुनते हो केस। यूरोप के साथ तो ठीक ही है, नाटो बना रखे हैं इन्होंने। देन कनाडा के साथ थोड़ी लड़ाई तो चल ही रही थी कि तुझे गवर्नर बना देंगे, तो आजा हमारे साथ मर्ज हो जा। एनीवेज जो रशिया था, रशिया ने अपना सेगमेंट अलग से बनाया हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कि मैं अलग से अपना काम करूंगा, क्योंकि दूसरी टीम में कौन था? यूएस था। इस वजह से बाकी सारे एक टीम में, और ऊपर कौन था? रशिया। पर बनाया सभी ने इकट्ठे ही था, पर अपना कमरा अलग कर लिया रशिया ने कि मैंने तो अलग रहना है। तो उनका ऑर्बिटल जो सेगमेंट था वो अलग से था, बाकी यूएस के साथ बाकी नेशंस आ जाएंगे, यूरोप आ गया, कनाडा आ गया, जाक्सा आ गया, उनकी टीम एक साइड थी। डन। एक्सियम 4 मिशन, बताओ मुझे फिर इसका रेलिवेंस क्या है, क्यों हम इस मिशन को कंडक्ट करवा रहे हैं? ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्या पर्पस लगा आपको, क्यों कर रहे हैं ऐसे, इतना रिस्क डाल रहे हैं लाइफ में भी, मतलब क्या पर्पस है? हाँ जी सचिन, फर्स्ट पॉइंट। ऑनलाइन वाले फटाफट से पॉइंट ऑफ फॉर्म में लिखेंगे जल्दी। अमन, हाँ सर्वाइवल पे भी चेक करेंगे, सर्वाइवल टेस्ट तो रहेगा, वेरी गुड पॉइंट। ये मैंने मेंशन भी नहीं करा, पर ये बोल दिया था कि जैसी यहाँ पे कंडीशंस होती हैं वैसी वहां पे मेंटेन करी जाएंगी। अजितेश, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटीज आ गई। गगन, आपको क्या पॉइंट लगा, क्या रेलिवेंस हो सकता है? एक बेसिक सा पॉइंट बताओ, कौन बताएगा? हाँ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ गया, वेरी गुड पॉइंट। और क्या बोला, किसी का मिस हुआ? वेरी गुड। एक्सप्लोरेशन करेंगे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स,
और लगाओ थोड़ा थोड़ा आइडिया। वेरी गुड। कमर्शियल एक्टिविटी में भी उसको इंक्लूड कर सकते हो आप। टूरिज्म यहाँ पे हो गया, बिजनेस हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा अपना कैलिबर चेक किया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये मेंस के पॉइंट थे, ठीक है। वहां पे वो नहीं लिखना है जो चैट जीपीटी लिख के देगा, उसका पता चल जाता है कि चैट जीपीटी से आंसर लिख के आए थे, वो शीट में चेक ही नहीं करती। क्या करनी चाहिए, पता है ना पहले से कहां से लिखा हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्टिकल क्लियर सभी को? गगनयान मिशन के कितने फेजेस थे? 3। पहले में क्या है? टेस्टिंग है, सिर्फ टेक्निकल चेक है। दूसरा, बायोमित्र को हम भेजेंगे, रोबोट को भेजेंगे। हाफ ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन लाइक आपको लगेगा, एब्डोमेन तक का ही उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर बनाया गया है। एंड तीसरे में क्या करेंगे? यहाँ पे ह्यूमन या फिर जिसको बोलते हैं ह्यूमन ओरिएंटेड जो लॉन्च रहेगा वो 3rd फेज के अंदर रहेगा, गगनयान मिशन। ठीक है, अब ये कल लॉन्च होगा, इसका जरूर से लॉन्चिंग देखनी है, लाइव चलती है। ठीक है, फिर आपको बड़े सारे फीचर पता लगेंगे। जैसे वहां पे बोलेंगे कुछ बूस्टर होंगे लगे हुए साइड में, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके अंदर ना सॉलिड फ्यूल डला होता है। जब नीचे रॉकेट को आग लगती है, आपने देखा होगा कितनी सारी आग लगी होती है, यहाँ पे धुएं उड़ रहे होते हैं। धुआं जाता है नीचे को, आग लगती है नीचे को, आपका रॉकेट जाता है ऊपर को, अगेंस्ट ग्रेविटी। बहुत जोर लगता है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन को आप स्पेस के अंदर लेके जाओगे। उस पॉइंट को क्या बोलते हो? थ्रस्ट। बताना थ्रस्ट की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन। फोर्स ही है ना एक तरह का, बस किलो न्यूटन्स में चले जाते हो आप, बहुत ज्यादा फोर्स लगती है यहाँ पे। फिर वो बूस्टर हटाते हैं, क्योंकि वो फ्यूल यूज हो चुका होता है, तो उसको स्पेस में भेजने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्चिंग देखा करो, जब तो इसरो करता है वो तो मस्ट है, वो तो देखना ही है। बाकी फैल्कन 9 जब कल इसकी लॉन्चिंग होगी आप जरूर से देखेंगे। वैसे आज थी उसकी लॉन्चिंग, पर अब पोस्टपोन हो गया जून 11 के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। कुछ रेयर डिजीज होती हैं, मतलब 1 मिलियन में एक आधे को होगी, कुछ इतनी रेयर हो जाती है 1 बिलियन में एक आधे को हो जाएगी। बहुत दिक्कत क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो रेयर डिजीज है उसके लिए मेडिकेशन उतनी अवेलेबल नहीं होती। कोई क्यों बनाएगा उतनी ज्यादा मेडिसिन जिसकी उतनी डिमांड है ही नहीं। पर जिनको दिक्कत आती है उनको पंगा पड़ जाता है, उनको तो वो मेडिकेशन चाहिए होती है। फिर जब ये मेडिकेशन बनती है वो बिकती है बहुत ज्यादा महंगी। कहाँ पे 80 लाख तुम एक साल में खर्च करने वाले हो एक ही मेडिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे 2 केस स्टडीज हैं, आपके मेंस के अंदर बहुत अच्छे से यूज हो सकता है, ना सिर्फ यूपीएससी में, ये स्टेट पीसीएस के लिए भी रेलिवेंट है। और मेडिकेशन के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आप नोट कर लेंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और इंडिया के अंदर क्या क्या सिनारियो है 1 बाय 1 देखेंगे। वैसे इंडिया के अंदर नहीं है मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंस के लिए भाग रहे होते हैं कि लाइसेंस मिल जाता, किसी और का हमें प्रोसीजर मिल जाता तो उससे हम बना लेते। अब सुनो, 2 तरह की मेडिसिन आएंगी, एक होती है ब्रांडेड, जैसे सिप्ला, आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। उनके बैक साइड पे देखोगे तो एपीआई लिखा होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक इंपॉर्टेंट सी चीज डली होती है हर दवाई के अंदर, जो एक्चुअल में उस दवाई जो आपकी बीमारी हो रखी है उसको ठीक करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एपीआई। एक तरह का यूं अज्यूम कर लो, ये क्या है? सॉल्ट होते हैं। ठीक है, नमक नहीं है, सॉल्ट और भी होते हैं, नमक ही नहीं होता, सिर्फ NaCl ही नहीं होता। तो सॉल्ट इसमें डले होते हैं। अब ये जो सॉल्ट है ये कितनी महंगाई के अंदर आ रहा है, कितनी इसकी दर है, कितना महंगा है, उतनी मेडिकेशन आपकी भारी हो जाएगी, उतनी वो कॉस्टली होगी। इसी का ऑल्टरनेटिव लेके आए थे जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट। यही वाले सॉल्ट की तरह क्वालिटीज होंगी उस सॉल्ट की, पर वो कैसा होगा? सस्ता। तो मेडिकेशन भी कैसी हो जाएगी? सस्ती। और इम्पैक्ट भी किस बीमारी पे करेगा? जिसपे वो महंगी वाली दवाई कर रही थी। तो इंपॉर्टेंट वाला बेनिफिट किसको जाएगा? ब्रांडेड वाले को। इनको पेटेंट मिल रखे होते हैं। पेटेंट का मतलब है कि आपका जो प्रोसीजर है दवाई बनाने का, उसको कोई दूसरा चोरी नहीं कर सकता। अगर चोरी करता है तो जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, तो चोरी कोई नहीं करता है। और अगर अब जैसे दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, रेयर डिजीज आ रहे हैं, अभी केरला वाली स्टोरी है, बेंगलुरु की एक स्टोरी है, तो उनमें क्या देखने को मिला कि अगर कंपल्सरी लाइसेंस अलाउ कर दिया जाए। अब कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है कि रेयर डिजीज है, हो सकती है ये, तो यहाँ पे एक लाइसेंस दे दिया जाए कि ये जो मेडिकेशन किसी फॉरेन कंट्री के अंदर बन रही है, वहां से थोड़ा सा प्रोसीजर हमें मिल जाता और हम सस्ती मेडिकेशन को तैयार कर सकते। तो यहाँ पे जितने भी ये पेशेंट है, इनका बोलना यही था कि अगर कंपल्सरी लाइसेंस अलाउ कर दिया जाए इंडिया के अंदर, जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, तो इन बीमारियों का इलाज हो सकता है अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। मेन दिक्कत किस चीज को लेके है? तो पैसे को ही लेके है, जिसे आप आजकल एक वर्ड भी यूज करते हो, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी अगर आप अपने आंसर में भी लिखेंगे तो वो एक इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि यही टर्म आजकल यूज करते हैं। टॉक्सिसिटी क्यों हुई?
सारा पैसा लग गया एक ही पेशेंट के ऊपर, एक तो इमोशनली डिस्ट्रॉय हो रही थी फैमिली, दूसरा जो पैसा कमाया हुआ था वो भी सारा मेडिकेशन के ही ऊपर चला जाता है। तो ये जो पीछे आपने पिक्चर देखी, 26 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है, सेबा नाम है इनका, केरला से है ये। तो ये बोलते हैं कि हमारी दवाइयों के, मेरी दवाइयों के ऊपर 18 लाख रुपए पर मंथ खर्चा आ रहा है इस टाइम पे, 18 लाख रुपए। सोच रहे हो तुम, 18 लाख, जाओ 12 महीने कितना खर्चा आ जाएगा। और ये तो 26 साल से चल रहा है। अब ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स नहीं चलाई है, गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स चलाई हैं जिसके तहत अगर किसी को रेयर डिजीज होती है तो आपको 1 साल के लिए 50 लाख रुपए दे दिया जाएगा। मुझे ये बताओ, ये साल में हो पाएगा कंपनसेट? नहीं हो पाएगा। कहाँ पे 80 लाख 30 लाख तो फिर रह गया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अपने इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए जो ये रेयर डिजीज से एसोसिएटेड दवाइयां होती हैं। नेक्स्ट, ये किस बीमारी से सफर कर रहे हैं? तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। पहले तो स्पाइनल है, सोचो जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, क्या वो चल पाएगा? वो बैठ पाएगा? कुछ भी नहीं होएगा, वो लेटा रहता है, ठीक है, जिसकी भी स्पाइन खराब होगी। देन लिखा है मस्कुलर, मसल्स की कोई मूवमेंट नहीं बचेगी। कैसे नहीं बचेगी वो देखना है आपको। और आगे लिखा है एट्रोफी। अब जब कोई मूवमेंट ही नहीं है तो एक रूल है नेचर का कि अगर तुम्हारा यूज नहीं है, डिसयूज हो चुके हो, तो तुम्हें रिमूव होना पड़ेगा। तो जो मसल्स होती हैं वो डिग्रेड करना शुरू हो जाती हैं। एक टाइम आएगा वहां से लिम्स खत्म ही हो जाते हैं, मतलब डिग्रेडेशन हो जाती है, नमनेस आ जाती है उस जो भी पार्ट होता है जहां पे ये एट्रोफी वाली कंडीशन आपको दिखेगी। इसके लिए जो दवाई यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजडीप्लाम। रिजडीप्लाम याद रखिएगा इस नाम को। कहाँ पे बनती है? तो एक स्विस कंपनी है, स्विस फार्मा जाइंट, रोशे उनका नाम है, तो वो उसको बेचते हैं। इंडिया के अंदर जो प्राइसिंग आ जाती है लगभग 6 लाख रुपए की आती है। और यहाँ पे यही बोला गया है कि एक बॉटल कितने की पड़ रही है? 6 लाख रुपए की। और वो बॉटल चल जाती है लगभग 3 महीने। कई बार 3 महीने कब चलती है? जब उसको खुद ही पेशेंट के फैमिली मेंबर पार्ट्स में कवर कर देते हैं। जहां पे एक डोज लेनी थी उसके भी स्प्लिटिंग करेंगे उसको। ये सॉल्ट है ना, जैसे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ही है इसमें, इतना ही आता है ये। तो जितनी क्वांटिटी डॉक्टर ने बोली थी उससे कम ले लेते हैं ताकि 1 महीने की जगह कितने दिन चल पड़े? 3 महीने के लिए चल जाए। तो उससे अगेन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि दवाई अगेन महंगी है और वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसी वजह से ये खुद ही कर लेते हैं जो पेशेंट के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं। अब ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है ये किसकी वजह से हुई? एक SM ऊपर से याद रह जाएगा आपको, SMN1 जीन होता है। अब जीन क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA। DNA के अंदर छोटा सा सेगमेंट निकालोगे तो उसको ही क्या बोलते हैं? जीन। इनके अंदर कई बार म्यूटेशंस हो जाती है। म्यूटेशन का मतलब है चेंज, और बॉडी के अंदर थोड़ा भी अगर चेंज आता है तो वो डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है। तो वही हुआ किस जीन के साथ? SMN1। अगर ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो आप चल पा रहे हो, उठ पा रहे हो, भाग पा रहे हो, सब एक्टिविटीज कर पा रहे हो। पर अगर नहीं हुआ तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये पूरी की पूरी हो जाएगी डैमेज। अब और ज्यादा डैमेज कैसे हुआ? आपने कभी कभी ये गरम तवा पकड़ा होगा या कोई कंटेनर पकड़ा होगा, एकदम से आप पीछे को हाथ खींचते हो तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं जो दिमाग को मैसेज देती हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। जैसे आप किसी को देखते हो आपको एकदम से नाम याद आ जाता है कि कौन है। जैसे मैं अभी क्लास से एंटर हुई, आपको पता लग गया हो करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, मतलब आपके दिमाग के अंदर वो मेमोरी बन चुकी है। पर आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं जो मैसेज लेके जा रही हैं आपके दिमाग को। पर आपने इतना गरम गरम तवा पकड़ लिया या कंटेनर पकड़ लिया, उस टाइम पे थोड़ी दिमाग को जाता मैसेज, उस टाइम पे फटाफट से हाथ पीछे खींचने का होता है क्योंकि एक बार भुगत चुके होते हैं हम ये चीज बचपन में, और फिर बचपन के बाद से कभी भी उस चीज को हम दोबारा से टच नहीं करते। तो जो ऊपर की तरफ मैसेज लेके गया उसको बोलते हो आप सेंसरी न्यूरॉन, जिसने सेंस किया कि गर्म है, ठंडा है, कैसा है। और जो वापस आपसे रिस्पॉन्स करवाएगी, जैसे आपने फटाफट से हाथ पीछे खींचा, वो होता है मोटर न्यूरॉन की वजह से। और ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है इसमें आपकी मोटर न्यूरॉन्स हो जाती हैं डैमेज। कैसे हुई इसको थोड़ा सा और देखो। ब्रेन सभी ने देखा हुआ है, पता है सभी को, देखने की बात नहीं है, मतलब देखा तो हो गई, रील्स में देखा होगा। चलो दूसरा, कल मैंने डेड बॉडी देखी, लिटरली एक जंगल आता है इधर मोहाली जाते हुए, मैं पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आती है हमेशा, इधर तो पता नहीं कितनी बॉडीज पड़ी होंगी, बड़ी गंदी स्मेल आती है। अब लैब में सूंघ के तो वो थोड़े इम्यून हो गए थे। कल मेरे को थोड़ा सा ऐसे नॉजिया फील हुआ उस बॉडी को देख के। यहाँ से स्ट्रेंगुलेटेड थी और ऑटो ड्राइवर था, वो ऑटो के अंदर ही मार दिया हुआ था उसको। सारा सीन कंटामिनेट, इधर पुलिस चल रही है, उधर लोग आए हुए हैं देखने को, कोई बैंडेज नहीं लगाई है कि यहाँ पे क्राइम सीन बन रखा हुआ है, और दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं। सोच सकते हो, बिल्कुल ऐसे सड़क है, मेन रोड है, आगे को जंगल जाता है, वहां पे साइड में पड़ो, बच के चला करो, दुश्मनी नहीं लेनी है किसी से, ठीक है, रिश्वत ले लेनी है। चलो, ये ब्रेन आ गया, मजाक कर रही हूँ।
ये आपकी रीढ़ की हड्डी आ गई, स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप बोलते हो। अब देखो इससे कुछ नर्व्स दिख रही हैं आपको साइड में निकलती हुई, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो याद नहीं करना अभी के लिए, पर यहाँ पे आपको नर्व्स दिख रही होंगी। ये नर्व वही है जो कहाँ से निकली है, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये वही नर्व्स हैं जो आपके हाथ को पीछे खींचने में हेल्प करेंगी। होगी ना मोटर न्यूरॉन डिस्टर्ब, जिन की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गई, और जब स्पाइनल कॉर्ड गई तो ये मोटर फंक्शनल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इससे जुड़ी हुई थी। आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे डिग्रेड हो रही है, आगे आपकी न्यूरॉन्स इसके साथ जो अटैच है वो खत्म हो जाएंगी, तो इनडायरेक्ट क्या हुआ, वो मोटर जो रिस्पॉन्स था वो आएगा ही नहीं। तो आप ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है, इसमें मोटर न्यूरॉन्स हो जाती हैं पूरी तरह से डैमेज। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, कौन से होते हैं स्केलेटल मसल, साइंस वाले बताएंगे, बाकी थोड़ा रुको। बताओ स्केलेटल मसल ये बता दो, वॉलंटरी होते हैं इनवॉलंटरी होते हैं? वॉलंटरी होते हैं जो आपकी इच्छा से काम करेंगे बॉडी के अंदर, इनवॉलंटरी होते हैं जो आपसे नहीं पूछेंगे मुझे काम करना है कि नहीं। जैसे हार्ट होता है, ये थोड़ी पूछता आपसे कि मैं धक धक करूं कि नहीं करूं, आपसे पूछो वो तो खत्म ही हो जाएगा, 24 घंटे चलता है ना। वैसे दिमाग होता है, दिमाग भी कहाँ सोता है, रात को सपने दिखा रहा है, सुबह उठ रहे तो हकीकत आ रही है, तो वो भी अपने आप काम कर रहा है, दैट इज इनवॉलंटरी, वो आपसे परमिशन नहीं लेंगे। बताओ फिर स्केलेटल मसल कैसे होते होंगे? वॉलंटरी होते हैं, आपकी मर्जी है, आपने चलना है चलो, आपने लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। तो स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, पूरा डैमेज हो जाता है सिस्टम, तो जो पेशेंट होता है वो पूरा टाइम बेड के ही ऊपर पड़ा रहता है। अब यहाँ पे एक केस फाइल करा गया था, अब यहाँ से सेक्शन आ गया इंपॉर्टेंट, ये आ जाती है आपकी स्टेट और यूपीएससी एग्जाम के अंदर कि कौन से सेक्शन नंबर है। ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर पढ़े थे तो ठीक है, नहीं पढ़े थे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। एक एक्ट है इंडियन पेटेंट एक्ट। नाउ जब भी वर्ड आए पेटेंट, तो जिस भी कंपनी ने कोई मेडिकेशन बनाई, जैसे आपने पीछे रिस्डिप्लैम पढ़ी, किस कंपनी ने बनाई थी? तो स्विस एक कंपनी है, स्विस की एक कंपनी है, यानी कि स्वीडन की बात हो रही है, रॉश नाम की। तो ये उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब उनके पास लाइसेंस है, उनके पास पेटेंट मिल रखा है कि अगर कोई उनका जो फॉर्मूला है दवाई बनाने का उसको चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है। अब हम क्या चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो इंडिया के अंदर आ जाए। अगर इंडिया के अंदर आएगा तो यहाँ पे मेडिकेशन जो होगी वो कंपैरेटिवली सस्ती आएगी, खर्चा अभी भी कम नहीं होएगा, 30 लाख 50 लाख तक का खर्चा फिर भी आएगा, क्योंकि बननी तो महंगी है। जेनरिक मेडिसिन भी आधा भी कर दोगे प्राइस, तब भी खर्चा उतना ही आएगा लैक्स के अंदर, बट स्टिल फिर जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट ने लॉ करी है उसके अंदर खर्चा आ सकता है, तो उससे ये बेनिफिट हो जाता है। तो सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इसमें बोला गया था कि कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ कर दी जाए उन रेयर डिजीज के लिए जिनकी मेडिकेशन इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने लगा भी रखी है, पहले ही प्ली लगा रखी है कि हमें अलाउ कर दो कंपलसरी लाइसेंस। कई बार गवर्नमेंट भी नहीं देती है, ठीक है, तो कई बार नहीं करते हैं, सॉरी आपके कोर्ट्स भी अलाउ नहीं करते, तो उस केस में दिक्कत आ रही है। ये लिखा हुआ है कि आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है, तो वो जो ओवर प्राइसिंग हो रखी है मेडिकेशन से, बाहर से आप खरीद रहे हो तो इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ रहा है। तो मेडिकेशन इंडीड सरकार ने जब पैसा दिया तो वो चाहेंगे ना कि कहीं से ये पैसा वापस भी आए, तो वो तो आपसे ही लेंगे, कंज्यूमर से ही लेंगे। तो इसी वजह से ओवर प्राइसिंग को रिड्यूस करने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग दी जाती है। रेयर डिसऑर्डर है, कंपलसरी है कि वो मेडिकेशन अपनी कंट्री के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके अलावा ये हो गया पूरा कि एक सेंटर की जो नेशनल पॉलिसी है रेयर डिजीज के लिए 2021 में ये लाई गई थी, इसमें 50 लाख रुपए की असिस्टेंस दे दी जाती है, पैसे को मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी गई। उसके अलावा बस ये आप स्टोरी को रीड कर सकते हो। देन दूसरी स्टोरी पे आते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट। यहाँ पे जो पेशेंट है वो बेंगलुरु का है, 14 साल का बच्चा है यहाँ पे। तो इनको जो मेडिकेशन चाहिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए उसका नाम है ट्राइकैफ्टा। ये यूएस की दवाई है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूवल दे रखा है कि इसको यूज किया जा सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले तो क्या होता है, ये आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, सांस आप अंदर लेते हो ये फूल जाते हैं, सांस आप छोड़ते हो ये थोड़े से हवा इसमें फिर भी रहती है, नहीं तो कोलैप्स ही कर जाएंगे, बंद ही हो जाएंगे फेफड़े, थोड़ी हवा हमेशा रहती है। अब देखो यहाँ पे आगे दिख रही होंगी आपको छोटी छोटी नर्व्स दिख रही हैं, ये नर्व्स नहीं होती, ये पाइप्स होती हैं। ये बड़ी सी पाइप होती है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया या फिर विंड पाइप भी बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, अगर कोई हरियाणा से है तो याद रखें। ये 2 पाइप्स में डिवाइड कर जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई की बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। फिर आगे एक बोरी की तरह स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं उसको, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक्चुअल पॉइंट होता है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा और अंदर क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन, ब्लड ले जाता है कैरी करके,
तो जिनकी साइंस हुई है मे बी अब आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज को। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, कोई पानी दिख रहा है इसके अंदर? नहीं दिख रहा है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा म्यूकस होता है। जैसे ही जीन में म्यूटेशन हुई, ये देखो ये पानी से भर गया। अब पानी के जरिए कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा? सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। पहला सिम्टम तो यही आएगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा आपका वो सारा इंपैक्ट कर जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसी को बोलते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, HCl सुन रखा है आपने कि हमारे पेट के अंदर HCl होता है। ब्लेड को भी खा सकता है, पर ब्लेड कैसे खाओगे, मेरा सवाल ये है। कट करके नहीं खाई जाएगी ना, ग्लास जो होता है उसको चबाओगे, उसका रेत बन जाता है, तो वो तो चलो आपने खा लिया, जैसे कमांडो से भी लास्ट सेरेमनी में करवाते हैं ये वाला प्रोसीजर। ब्लेड थोड़ी खिलाते हैं, ब्लेड तो पॉसिबल ही नहीं है, वो लोहे की बनी है, किसी मेटल की बनी हुई है, नहीं आप खा सकते उसको। पेट कर सकते हैं उसको डिग्रेड, HCl है भाई वहां पे बैठा हुआ, कर सकता है। तो मेडिसिन याद रखिएगा, ट्राइकैफ्टा है, अप्रूवल यूएस ने दे रखा है, यूएस इसको बनाती है। और ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये किस जीन की वजह से होती है? तो CFTR जीन, बस इतना ही याद रख लेना, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर या फिर कंडक्टेंस रेगुलेटर, CFTR याद रख लेना है। इतना पता लग गया अपने को कि जीन के अंदर म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये सिस्टिक फाइब्रोसिस बनता है। अब इस जीन ने क्या किया था, यहाँ पे कभी म्यूकस नहीं बनने दिया। म्यूकस को कैसे सोच सकते हो? लिक्विड सा मटेरियल है, जैसे मुंह के अंदर सलाइवा थूक होता है, वैसे पूरी बॉडी के अंदर भी थूक होती है जिसको म्यूकस बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा तो सबके अंदर है, पर जिसके अंदर ज्यादा है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। निमोनिया सुना होगा आपने, फेफड़ों में पानी भर गया, वो पानी थोड़ी भरा होता है, यही होता है, वो म्यूकस होता है, ठीक है, अनटिल और अनलेस कोई डूबा ना हो, तो उस केस में पानी होता है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये जो ट्राइकैफ्टा है, अब आ जाओ इसके ऊपर। इसकी जो कॉस्ट पड़ जाती है वो लगभग 70 लाख रुपए पड़ जाती है, समझ रहे हो, 70 लाख रुपए। वहीं पे अगर अर्जेंटीना से ये परचेज करते हैं, बताना मुझे अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट पे आपको कंट्री मिलेगी? साउथ अमेरिका, एंडीज माउंटेन जाती है इससे, जाती है, ठीक है। अगर अर्जेंटीना से खरीदेंगे तो वो 21 लाख रुपए की मिल जाती है, 3 मंथ की सप्लाई। 70 लाख, यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हुआ 21 लाख। फर्क तो होगा मेडिकेशन में, जो सॉल्ट होगा ऊपर महंगा ही होएगा इंडीड, कुछ बेनिफिट्स भी आ जाते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है। और अर्जेंटीना, अब जस्ट वही बात आ गई, डेवलपिंग कंट्री है हमारी तरह, तो वहां पे प्राइस जो है वो कम है। अभी नेगोशिएशन पे अगर आओगे तो पाकिस्तान और चाइना वालों ने काफी अच्छी नेगोशिएशन करी है, वो नेगोशिएशन देख लो एक बार, ये लिखी हुई है। देखो जो रिस्डिप्लैम आपने पीछे पढ़ी, कौन सी बीमारी के लिए थी? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए थी। इन्होंने नेगोशिएशन करी है, इनको एक बॉटल 42,000 रुपए में पड़ जाती है। इंडिया ने अच्छे से नेगोशिएशन नहीं करा, इसका मतलब तो यही हुआ। बाकी हमारी बनती तो है ना, स्वीडन वगैरह के साथ तो कोई है नहीं राइवलरी, इन्होंने इतनी अच्छी नेगोशिएशन कर रखी है। पाकिस्तान ने तो नहीं करी होगी, चाइना ने करी होगी उनके बिहाफ पे भी, बड़ा भाई जो बनता है इनका। पर ये टिपिकल बड़ा भाई है, यहाँ पे वो जो रिश्तेदारियों में आप देखते हो ऐसी वाली सिचुएशन है इनकी, चाइना और पाकिस्तान की। चलो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको कंपलसरी लाइसेंस दिया गया है। सबसे पहले आती है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। इनको एक परमिट दिया गया था, एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं नेक्सावर। नेक्सावर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई आती है, तो इसका परमिट नाटको को दे दिया गया था कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो जो प्राइस था वो भी काफी रिड्यूस हुए थे, कैंसर के जो पेशेंट्स थे उनको फाइनेंशियली काफी ज्यादा हेल्प मिली। उसके अलावा ये वाली जो दवाइयां यहाँ पे लिखी हैं, इसके लिए भी एप्लीकेशन डाली गई है कि इसके लिए भी कंपलसरी लाइसेंस दिया जाए, पर इसके लिए अभी तक नहीं मिला है। जैसे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कौन सा होता है? ब्लड कैंसर, तो उसके लिए एक दवाई आती है डेसाटिनिब। डेसाटिनिब जो है ये ल्यूकेमिया के लिए दी जाती है, पर इसके लिए लाइसेंस नहीं मिल रखा है। दूसरी देखो यहाँ पे ली फार्मा की है सीटाग्लिप्टिन। सीटाग्लिप्टिन दी जाती है डायबिटीज के केस में, इसके लिए भी लाइसेंस नहीं मिल रखा है। वैसे ही एक और है दैट इज ट्रस्टुजिमाब, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए आती है, और ब्रेस्ट कैंसर इंडिया के अंदर फीमेल्स पे नंबर 1 पे चल रहा है, तो इसके लिए भी अभी तक कंपल्सरी लाइसेंस नहीं मिला हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं बाहर कि हमें आपका लाइसेंस चाहिए, पैसा तो देना ही पड़ेगा, बिना पैसे के कुछ नहीं आता आज के टाइम पे, सबसे बड़ा रुपया ही है। नेक्स्ट मैंने आपको स्टोरीज बता दी, कितने पैसे, ये देखो 50 लाख, वो बता दिया ना मैंने आपको, जो जेनरिक वर्जन है इंडिया के अंदर भी बनेगा, 50 लाख रुपए तक का खर्चा उससे आ ही जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है कम तो नहीं होगा। बाकी ये चाइना और पाकिस्तान का आ गया। डन। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, ना सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट था, मेंस के लिए भी काफी रेलिवेंट आर्टिकल रह जाएगा याद। रिस्डिप्लैम आपने पढ़ी है एक। नेक्सावर किस चीज के लिए थी? कैंसर के लिए। मल्टीपल ड्रग्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आपने पढ़ी ट्राइकैफ्टा। ट्राइकैफ्टा किसके लिए थी?
सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी दवाई हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, बस अब 2 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का अजितेश को पता है कितना ज्यादा एम्फेसाइज करा था। खैर, अजितेश ने बोला करंट अफेयर तो डूएबल था, ये नहीं बोला मैम आपने रिवाइज इतना करवाया था, है ना? डूएबल था ना? हाँ चलो, इन्होंने रिवाइज भी काफी किया हुआ था। जिसने रिवाइज किया होगा करंट अफेयर उसको इजी लगेगा, तो रिवीजन तो आपने करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे एक डायलॉग हुआ इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में। पहला सवाल तो यही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इंडिया इसका मेंबर जो सेंट्रल एशिया के बाहर है। इंडिया याद रखेंगे आप, सेंट्रल एशिया आपको याद है K²U T²। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान, ये आ गई आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ईरान सेंट्रल एशिया में नहीं काउंट होता। इराक होता है? नहीं होता। सिर्फ अफगानिस्तान आएगा? नहीं आता है। ऑफिशियली इनको ही हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज मानते हैं। तो ये 5 कंट्रीज ये आ गई, और दूसरी तरफ कौन आ गई? इंडिया आ गई। तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, यानी कि सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर बात नहीं हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात करी गई है। आउटकम आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायलॉग था ये 2019 में शुरू हुआ था। एक लोकेशन है जहां पे आपने मेडिवल हिस्ट्री में बाबर का नाम सुनना है अभी, समरकंद। उज्बेकिस्तान के अंदर ये सिटी लोकेटेड है। तो समरकंद जो होता है वहां पे ये आपकी जो डायलॉग है सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में वो शुरू हो जाती है। मेंबर कौन कौन है? तो एक तो इंडिया आ जाएगा, बाकी 5 कंट्री किसकी आ गई? सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? हर चीज के अंदर बूस्ट, वो आपका ट्रेड हो, ट्रेड मतलब चीजों का खरीदना और बेचना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो। एक कॉरिडोर आपने सुना होगा जिससे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, INSTC, कि कहां से कहां तक ये शुरू होता है, क्या सेंट्रल एशिया के साथ। थोड़ा सा वेग बनाया हुआ था, खैर उसका आंसर डी ही आना है प्रोबेबली, बाकी की जब आएगी तब देखेंगे तब की। और दूसरा जो पर्पस है वो एनर्जी को लेके है। एनर्जी हमें चाहिए क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि क्लाइमेट हो रहा है चेंज, और आपका एक टारगेट है SDG नंबर क्लाइमेट एक्शन 13। तो गगन आप भी याद रखेंगे, SDG नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन को लेके, ठीक है? तो आज के 2 हो गए, एक 17 और दूसरा 13। जो भी नए स्टूडेंट है ये दोनों याद कर लेंगे। देन आता है आपका टर्शरी सर्विसेज, IT सेक्टर, फिर आया हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज। पीपल टू पीपल टाइज का क्या मतलब होता है? कल्चर, कल्चरल एक्सचेंज। काफी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, काफी सेम भी होती हैं, तो उसके जो रूट्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। बाकी रीजनल स्टेबिलिटी, ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट आ गया। अगर आप मैप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, अच्छा एक मैप की चीज बतानी थी मैंने। अब कई बार इंडिया का मैप ना ऐसे दिखाया होगा, इस तरह से, ये गलत होता है, क्योंकि POK को कहां पे दिखा दिया? पाकिस्तान के अंदर। अपना जो मैप है वो ऊपर तक एक्सटेंड करेगा इस तरह से, ठीक है? तो POK अभी भी हमने अपने लेजिस्लेचर्स के अंदर सीट्स खाली रखी हुई हैं, क्योंकि हमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने ये छोड़ दिया है, और पाकिस्तान बोलता है हमने ये रख लिया हुआ है। और मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी एक दिन कि बहुत सारे लोग इस एरिया को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फैसिलिटी तो कुछ नहीं है पाकिस्तान ने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी हुई टेररिज्म के अलावा। तो यहाँ से लोग गए थे, मेडिटेरियन सी वाला रास्ता अपनाते हैं ताकि यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच जाए। शिप्स होती हैं बेकार, और उनमें होल हो जाता है और पानी भर जाता है, शिप्स डूब जाती हैं। तो बहुत सारे लोग थे जो POK वाले एरिया के भी थे, उसमें आइडेंटिफाई हुए बाद में। चलिए जी, क्या क्या आउटकम्स निकल के आई हैं सुनो। कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन का कोई ऐसा टॉपिक आता है उसकी आउटकम जरूर से देखनी है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई होती है। सबसे पहला, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक हुआ था, किसने किया था? पाकिस्तान ने। खैर मुझे वीडियोस के नीचे बोल रहे थे हमने नहीं किया है, ये देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट निकाला है। बस ठीक है, निकाला है ना। तो यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ, बीच में है पाकिस्तान, ये कौन सी है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा बॉर्डर टच करता है हमारी टिप के साथ, 106 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर आ जाता है। तो टेररिज्म काफी ज्यादा है इस रीजन में। अफगानिस्तान को भी तालिबानी, सुना है तालिबान यहाँ पे ऑक्यूपाई कर गए थे। तालिबान पहले ऐसे बड़े अजीब ही थे नमूने से कि हम तो ऐसे चला लेंगे कंट्री, बाद में पता लगा कि पैसा तो चाहिए एक कंट्री चलाने के लिए, फिर लगे जरा कोऑपरेट करने। चाइना के साथ भी अभी कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वही करेंगे यहाँ पे आके। चलिए जी, तो पहला जो आउटकम निकल गया है वो है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। इन सभी ने एक अर्ज लगाई है। अर्ज किसको लगाई है? यूनाइटेड नेशन को, कि अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आओ टेररिज्म से फाइट करने के लिए। कि कब, वैसे तो FATF सुना होगा आपने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें 2 लिस्ट होती है, ग्रे और ब्लैक।
ब्लैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुरी हालत है इनकी, तो टेररिज्म को बहुत ज्यादा स्पॉन्सर कर रहे हैं। ग्रे में वार्निंग दी जाती है कि आपको ब्लैक लिस्ट में कर देंगे, थोड़ा संभल के रहो। पाकिस्तान पता नहीं क्यों FATF ने मेजोरिटी ऑफ द टाइम ग्रे लिस्ट ही अंदर रखा है, सिर्फ वार्निंग ही दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस भी चाहता है कि डिस्टर्बेंस बनी रहे, हमारे वेपन्स बिकते रहे, तो उनको भी बिजनेस मॉडल आ जाता है। एनीवेज, नेक्स्ट बोला है रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स। अब आप इंडिया की साइड से इस तरफ को चलोगे, आपको मिनरल्स के भंडार मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल बता देती हूँ, आगे लिखा था येलो केक, यूरेनियम ऑक्साइड। ये वाली जो चीज है ना, केक की तरह दिखेगी आपको, येलो कलर का है, एक्चुअल में ये यूरेनियम है। कल याद है कुछ पढ़ा था न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, तो उसमें यूरेनियम की बात हमने करी थी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपने को ये चाहिए होता है, ये हम किससे खरीद रहे हैं? कजाकिस्तान से। तो मतलब कजाकिस्तान के पास तो काफी अबंडेंस में, तभी बेच पा रहे हैं वो। इंडिया को बोल रहे हैं आप बेच दो, आपके पास भी तो है, हम तो नहीं बेच पाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है उससे। तो कजाकिस्तान से हम ये येलो केक्स परचेज कर रहे हैं, यूरेनियम ऑक्साइड के हैं ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा है यूरेनियम ऑक्साइड, मतलब अकेला यूरेनियम नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन के भी कुछ चीजें लग रखी हैं, तो आपको रिमूव करना पड़ता है यूरेनियम, ठीक है जी। तो ये हम कजाकिस्तान से परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हैं, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स। अमन बताएंगे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे, बताइए बताइए, बड़े दिन बाद आए, चलो बताओ। अच्छा, क्रिटिकल वर्ड से क्या लग रहा है? डेंजर, ठीक है। मिनरल तो मिनरल हो गए आपके, कोई सा भी एलिमेंट बोल दूं, आपका ये पीरियोडिक टेबल होता है। कॉपर हम यहाँ पे एग्जाम्पल उठाएंगे, लिथियम उठा लेंगे, और छोड़ो। बताओ फिर क्या लग रहा है क्रिटिकल मिनरल? पक्का जरूरी है? क्यों जरूरी है? ठीक है, एक तो देखो क्रिटिकल जरूरी तो है, पर अपने पास है भी नहीं। आपको आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की रेस में आगे बढ़ना है, तो आपके पास ये मिनरल्स होने चाहिए। हर कंट्री के लिए डिफरेंट मिनरल्स हो सकते हैं, जिसके पास अबंडेंट में है उसको क्या जरूरत पड़ेगी दूसरे से खरीदने को? नहीं पड़ेगी, पर हमें है जरूरत। लिथियम निकला अपने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, सुना था, और उसी के साथ हम 7वें रैंक पे भी आए। लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा, ऊपर से इकोसिस्टम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है उस रीजन का, यूज ही नहीं कर पाए, लिथियम वेस्ट हो गया वहां पे। तो लिथियम अपने पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम काफी है। वहीं पे आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, याद है वो कुछ ऐसा जैसा बना होता है भिंडी की तरह, तो यहाँ पे मिलेंगी आपको 3 कंट्रीज, जिनको आप याद रखोगे A-B-C के साथ। सी से क्या था? चिली, चाइल नहीं है, चिली है। ए फॉर अर्जेंटीना, अभी आपने अर्जेंटीना भी पढ़ा दवाइयों वाले केस में, एक दवाई थी, कौन से वाली थी? ट्राइकेफ्टा, याद रखना, उसको परचेज करेंगे तो सस्ती पड़ेगी। एंड बी से आ जाएगा बोलीविया। ये बनाते हैं मिलके लिथियम ट्रायंगल। CDS के अंदर बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं इसको, ठीक है जी। तो लिथियम ट्रायंगल यहाँ पे आएगा। तो लिथियम तो हमें परचेज करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें SDG नंबर 17 अडॉप्ट करना पड़ता है, पार्टनरशिप करनी पड़ती है। तो लिथियम अपने पास नहीं है, पर हमें चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिनरल। डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, जो मर्जी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमें ये मिनरल चाहिए होते हैं। और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनरल्स है, उन्होंने आइडेंटिफाई करे थे कि इंडिया को 30 क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, चाहिए भी है पर अपने पास है भी नहीं। दैट इज द क्रिटिकल मिनरल, रह जाएगा याद। पर दूसरी टर्म लिखिए रेयर अर्थ मिनरल्स। बताओ रेयर अर्थ मिनरल, कनफ, ठीक है, गुड। 17 है टोटल, पहले तो यही याद रखना है, ठीक है। और होते क्या है उसको छोड़ो, लेंथेनाइड में आएंगे, ऊपर स्कैंडियम मीट्रियम है, उसको छोड़ दो मुद्दे पे। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स होते क्या हैं अजितेश? यस, एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा टफ है। जैसे ये ऊपर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, यही मैं यहाँ पे ज्यादा करवाती हूँ, इसको बोलते हैं मोनाजाइट। केरला के अंदर सबसे ज्यादा है, बोली है मैंने ये लाइन, कल ही बोली अभी। तो इसके अंदर देखो सीरियम भी है, लेंथेनम भी है, न्यूडेनियम भी है, थोरियम भी है, फॉस्फेट भी है, सिलिकेट भी है। तो इसमें से थोरियम की ही बात करी थी कल हमने, यार आपको, कि थोरियम है तो है अपने पास, पर निकालना उसको टफ है। रेयर मतलब वो कम नहीं है तो काफी अबंडेंस में। केरला के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा मोनाजाइट के रिजर्व्स प्रेजेंट है, पर दिक्कत कहाँ पे है? उनकी एक्सट्रैक्शन में। आपको ये सारी चीजें सेपरेट करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके पास थोरियम निकल के आएगा। इनकी एक्सट्रैक्शन टफ है, ये रेयर नहीं है, याद रखना। तो रेयर अर्थ मिनरल इनको क्यों बोला कि है तो है अबंडेंट, बट इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो टफ है, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि कम ही प्रेजेंट है।
ठीक है जी, चलो। हाँ, नॉट इजी टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। स्विफ्ट मॉडल बिकॉज ऑफ, हाँ। और जापान के साथ तो चाइना ही गेम खेल जाता है। आपने सुना होगा ट्रेड वॉर्स होती हैं, वैसे मिनरल्स को लेके भी वॉर हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना देती हूँ, इसको छोड़ो। जैसे यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट आ गया, ये चाइना वाला पार्ट है, यहाँ पे जाओ जापान। अब जापान के पास भी ज्यादा मिनरल की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऊपर से फ्रेजाइल लोकेशन, कभी यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, कभी सुनामी आ रही है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। ये भी चाइना से परचेज करते हैं मिनरल्स। चाइना देखता है जापान आगे निकल गया, कैसे रोको, ये मिनरल की सप्लाई रोक देता है, हो गया वॉर। मतलब लड़े नहीं तुम जाके, तुमने वही चीज रोक दी जिसकी वजह से वो डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रेड वॉर के कंसीडर कर सकते हो आप एग्जाम्पल कि कैसे मिनरल्स को भी मिसयूज किया जाता है। अब चाइना की बात करें तो इनके पास भंडारा पड़ा हुआ है मिनरल्स का, कितने सारे मिनरल। गलत कंट्री के पास ज्यादा मिनरल आ जाए तो देखो ये हो सकता है, ये सप्लाई रोक देते हैं, सप्लाई चेन को ही रोक देते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। एक उसका सप्लाई का रिस्क है, एक तो पास आपके पास है नहीं वो, ऊपर से चाहिए भी है, और ऊपर से जिससे खरीदने थे उसने बेचे ही नहीं, खत्म। आप टेक्नोलॉजी में वैसे पीछे चले जाओगे। दूसरा आता है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आपकी टेक्नोलॉजी बनेगी तभी तो आपके पास खरीदने के लिए आएंगे। इसरो इतने सारे स्पेस लॉन्चेस क्यों कर रहा है? ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपनी सैटेलाइट्स दें कि आप लॉन्च कर दो, ये रहा पैसा, पैसे के लिए। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात हुई है कि और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हम इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर करेंगे। देन कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, ट्रेड को इंक्रीज करना है क्योंकि बीच में शत्रु बहुत बैठे हैं। यहाँ पे नाग बैठे हुए हैं, ये देखो रास्ता ही बंद है पूरा, यहाँ से आप जा ही नहीं सकते। फिर आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। आगे जो कंट्री है ईरान, ईरान के साथ कंपैरेटिवली अच्छी है। ईरान क्या करता है, हमें सेंट्रल एशिया के साथ काफी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। यही स्टेटमेंट यूपीएससी ने भी दी हुई थी। उसके बाद ऊपर जाओगे थोड़ा तो आ गया अजरबैजान। अजरबैजान कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यस और नो? ये जो बना है कैस्पियन सी, करता है, अजरबैजान करता है। तो सामान यहां से शिप हुआ, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पे गया, बंदरगाह जो होती है वहां पे आया। यहां से रेलवे ट्रैक के थ्रू जाता है, आगे फिर से पानी वाला रूट है, शिपिंग होती है, अजरबैजान गया। ये देखो ऊपर रशिया के साथ कनेक्टिविटी बन गई। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पाकिस्तान को कट्टी कर दिया। तालिबान भी ठीक सा ही है, अलग ही लेवल है उसका भी। कोऑपरेशन का मूड करेगा तो कर लेंगे, नहीं करेगा तो चाइना ने मना कर दिए, बंद कर देंगे। तो इनके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। पर ईरान के अच्छे रिलेशन है अपने साथ, तो हमने क्या किया, ईरान के साथ इनको बाईपास ही कर दिया दोनों को। तो आपने क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट कंट्री कौन आई, इंडिया, दूसरा है ईरान, तीसरे पे रशिया याद रखेंगे। अजरबैजान को इनवाइट किया गया था कि अगर यहां से भी कनेक्टिविटी मिल जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। इसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब देखो फिर कहां गए, फिर पानी के रूट के जरिए चले गए। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज, पैसे देने पड़ते हैं, बाकी आप पानी से अपना सामान लेके जा सकते हो। वैसे अगर रशिया ने कुछ सामान भेजना है इंडिया को, ये देखो पानी के जरिए आएंगे और दोबारा से इंडिया पहुंच गए। तो दो रूट्स बन गए यहाँ पे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कॉरिडोर क्या होता है, रास्ता होता है जिसको इंसान ने खुद बनाया होता है, आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे देखना सबसे पहले एंट्री कहाँ पे हुई है, बाल्टिक सी के अंदर। और बाल्टिक सी की आज आपने बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, चाबहार पोर्ट आपसे पूछ लिया जाए ये किसका है, ये भी ईरान का है। बंदर अब्बास किसका है, ये भी ईरान का है। एंड आपसे पूछा जाए ग्वादर पोर्ट, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान का है, तो वैसे ही रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं। वैसे अगर अलाउ कर दें तो इनको भी बेनिफिट होगा, पर इनको चाहिए नहीं बेनिफिट। चलिए नेक्स्ट, कैस्पियन सी। अब देखो कैस्पियन सी आ गया बीच में, अजरबैजान बॉर्डर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो मतलब क्या कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के साथ। ये देखो नीचे पर्शियन गल्फ आ जाएगी। पर्शिया ओल्ड नेम हुआ करता था किसका, हाँ, ईरान का था। ईरान को ही पर्शिया बोलते थे पहले। अभी सुनोगे आप हिस्ट्री के अंदर पर्शिया, आईवीसी में थोड़ा सा सुन लिया होगा। तो पर्शिया ईरान का ही नाम होता था। नीचे पर्शियन गल्फ है, तो अब ईरान के साथ कनेक्टिविटी बनी, नीचे पर्शियन गल्फ के साथ ये वाटर बॉडी आ गई। इनडायरेक्टली आपके ये सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गए, इनके साथ कनेक्टिविटी बन गई। तो रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, रास्ते खुले होने चाहिए। और इसी के साथ एक दिक्कत आप सुनोगे, जैसे ये वाली कौन सी वाटर बॉडी है, दिस वन, रेड सी बोलते हैं ना इसको। यहाँ पे हाउदी बैठे होते हैं, ये लड़ रहे पड़ रहे होते हैं कि हमें पैसा दो। पहले इनके पास वेपन नहीं थे, इनके पास एक बार वेपन्स आ गए। इनको लगा कि वेपन से तो लोग डर रहे हैं और जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा देके जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे रिबेलियन ही क्रिएट कर दिया। इंडियन नेवी ने इनको काफी धोया हुआ है अभी पीछे, जैसे 3-4 महीने पहले की बात है, वीडियोस भी देखी होंगी। अब बंदरों की तरह बैठे हुए थे पूरी शिप के अंदर जो शिपिंग जा रही थी।
काफी अच्छा ऑपरेशन रहा वो, पूरी वीडियो उसकी फ्रेम करी गई थी नेवी के ही द्वारा। तो रिबेलियन ग्रुप्स भी आ जाते हैं फायदा उठाने के लिए। क्या चलिए जी, हमने यहाँ पे देख लिया कि इंडियन ओशन को कनेक्ट किया पर्शियन गल्फ के साथ और ऊपर कैस्पियन सी के साथ, कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बन गई। तो एक तो इंपॉर्टेंट आउटकम यही वाली थी। और उसके अलावा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। ट्रेवल रूट, अब इस रूट को देखना, पानी वाले को कितना लंबा बढ़ रहा है, ये कॉस्ट ज्यादा ही आएगी इंडीड, पर ये वाला रूट देखोगे तो कम है इफ कंपेयर टू। तो वहां पे अगर 40% कॉस्ट आ रही थी तो 20% यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगी, पैसे की भी बचत हो रही है, कनेक्टिविटी भी हो जा रही है। तो इसके ऊपर एक बात हुई। देन नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंटीग्रेशन, मतलब जहां जहां पे डिजिटलाइजेशन नहीं है वहां पे इनहांस करेंगे। जैसे इंडिया का यूपीआई आपने सुन रखा है, काफी सारी कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, ना सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में, आपकी साउथ अमेरिकन लेटिन कंट्रीज भी जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने भी अडॉप्ट कर रखा है। इसी के अलावा अपनी करेंसीज में ट्रेड करने की ट्राई करी जा रही है, क्योंकि डॉलर ही चमकता है हर जगह पे, तो हर कोई चाह रहा है कि हमारी करेंसी चले। उसके अलावा हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन आगे, मेडिसिन को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसको बोलते हैं, कि सभी को अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर मेडिसिन मिले। देन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, आगे आपका एसडीजी नंबर 17, और अफोर्डेबल एनर्जी कौन से में आएगा, 8, और कौन सा आ जाएगा इसमें, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एसडीजी नंबर 11। गुड, चलो, सपोर्ट फॉर इंडियाज ग्लोबल रोल। अब एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ग्रुप है, ये 5 है, बड़े बनते हैं अपने आप को, होता नहीं है जैसे कई ग्रुप्स होते हैं बड़े बनते हैं वो अपने आप को कि हम ही हम है। वैसे ही कौन कौन है, यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है। इन 5 कंट्रीज ने ना अपने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे पहले, फिर बाकियों को बोल रहे थे कि अमन स्प्रेड करना है, अमन मतलब पीस, पीस को हम अब स्प्रेड करेंगे। इंडिया ने बोला जाओ, हाँ, बोला तो नेहरू जी ने भी था कि चलो पीस एस्टेब्लिश करते, तब तो तुमने मना कर दी। फिर ऐसा भी नहीं था कि पीस बोल रहे हैं एस्टेब्लिश करने के लिए कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको त्याग देंगे, नहीं, वो रखेंगे, क्योंकि इनको डोमिनेट करना था। इन्होंने ही मिलकर क्या बनाया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया चाहता है कि हम भी इसका परमानेंट मेंबर बने, पर बाकी की कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, यहाँ पे भी थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है, ये इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, इनको हम कैसे परमानेंट मेंबर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा यूएनएससी को ही P5 भी बोलते हैं, परमानेंट 5, ठीक है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखना यूएनएससी के मेंबर, क्योंकि अब कल G7 समिट भी हुआ ना, तो G7 कंट्रीज भी आने वाली हैं, तो आपको और याद करने के लिए होगा। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, आपने एक प्रोजेक्ट सुना होगा जिसे बोलते हैं तापी, आई फॉर अपनी कंट्री, इंडिया। इंडिया की साइड में कौन है, पाकिस्तान, फिर आगे आ गई आपकी अफगानिस्तान, फिर ऊपर आ गया तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की एक लोकेशन है जहां पे ये आपके ऑयल के गैस फील्ड्स हैं, सॉरी ऑयल बोल दिया, गैस फील्ड्स है, नाम है उसका गैलकिंच, ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर लोकेटेड है। यहां से गैस की सप्लाई होती है 80%, कहां को जाती है, अफगानिस्तान, फिर 20% यहां से कैरी करी पाकिस्तान और इंडिया को आगे बेचती जाती है। तापी पाइपलाइन इसको बोलते हैं। तापी कहां से आया, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। नेक्स्ट, यूरेनियम ऑक्साइड याद रखोगे, कजाकिस्तान में है, और कजाकिस्तान बाकी यहाँ पे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है, नकली वॉरफेयर बनाया जाता है कि क्या टेक्टिक्स हम अपनाएंगे जब कभी पार्टनरशिप करनी पड़ जाए युद्ध के टाइम पे। तो जैसे याद रखना, एक आ जाएगी आपकी काजिंद, काजिंद नाम से लग रहा है पता, इंडिया और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। देन आते हैं इंडिया और किर्गिस्तान, इसको बोलते हैं खंजर। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच में है, पता है तो बता दीजिए। ये भी अभी हुई है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। नो, हिंट देती हूँ, लैंडलॉक कंट्री है। ऑनलाइन किसी को अगर पता है नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया, वेरी गुड, मंगोलिया के साथ है, हाँ जी मंगोलिया के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। रेपो रेट वाला भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, शॉर्ट वाली चीजें कर लेते हैं, थोड़ा लंबा है, CPI WPI वो सारा समझाना पड़ेगा इसमें, तो इसको कल करते हैं। पैराग्वे था, पैराग्वे आपको पता है साउथ अमेरिकन कंट्री है। आज के लिए सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच से पास करती है। बाकी कैपिटल देखोगे तो इसकी आ जाएगी असंचियोन। एक रिवर है जो ब्राजील से निकलती है, नाम है उसका प्राणा, प्राणा रिवर, रह जाएगा याद, प्राणा, प्राण त्याग दीजिए, प्राणा, प्राणा, ठीक है, रिवर प्राणा। तो जो रिवर प्राणा है वैसे कहां से आती है, ब्राजील से आती है और पैराग्वे के अंदर एंटर करती है, देन अर्जेंटीना की तरफ को निकल जाती है, रिवर प्राणा। बाकी इसको कल फिर से देख लेंगे जाए से। बाल्टिक सी याद रखेंगे आप,
फेल, फेल मतलब गिरना, कहां गिरे तो रशिया में गिरे, फेल इनटू रशिया। जीडीपी, क्या फुल फॉर्म थी जीडीपी की वैसे बता दो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बढ़ी स्वीडन की, बस इतना याद रखना है। अब देखो एफ से डायरेक्शन में बताया मैंने आपको, एफ से आ जाएगा फिनलैंड। आपने सुना होगा रशिया का मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा तो एशिया की तरफ है, पर यूरोपियन पार्ट भी है, यूरेशियन माना जाता है। फेल, ई से आ गया एस्टोनिया, एल से आ गया लातविया, एल से आ गया लिथुआनिया। रट जाएंगे थोड़े टाइम में, अभी आपने सोवियत यूनियन की 15 कंट्रीज भी याद करनी है, हो जाएगा याद। फेल से बन गया ना फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कहां पे गिरे थे, रशिया, तो अगली आ गई रशिया। बस जीडीपी में याद रख लेना, यहां पे जर्मनी है, ये डेनमार्क आ गई, पी इस तरफ को है पोलैंड, तो जी डी पी। कुछ और बना सकते हो तो आप बना भी सकते हो, बन नहीं रहा वैसे, जीडीपी से ही याद रखोगे, जीडीपी, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड। और किसकी बड़ी जीडीपी, तो स्वीडन की, ऊपर की तरफ आ गई स्वीडन। ये सारी कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं, बाल्टिक सी। हाँ जी अर्शप्रीत, यस ठीक है, रह जाएंगी याद। फेल इनटू रशिया, जीडीपी बढ़ी स्वीडन की। फेल से आ गया फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। रशिया आ गया, फिर जी से आ गया जर्मनी, डेनमार्क, और बीच में आ गया पोलैंड, ऊपर आ जाएगा आपका स्वीडन। बाल्टिक सी डन, काफी सीज कर लिया आपने, कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया। होगी ना मेडिटेरियन की 21 कंट्रीज आएंगी, ठीक है, कर लिया था मैंने वो चेक। रिपब्लिक आ चुका है उसके साथ, अब तो सॉवरिन नेशन है। और एक हो गया आपका बाल्टिक सी। कहां पे पढ़ा आज बाल्टिक सी, कौन से आर्टिकल में पढ़ा, हाँ आईएनएसटी शिप। ऊपर देखा ना आपने, रशिया से गए फिर आगे वाटर बॉडी है, पानी वाला जो रूट है बहुत ज्यादा है, तो 40% से 20% कॉस्ट कटिंग अगर करनी है तो उस रूट से जाएंगे, दैट इज मच बेटर, आईएनएसटीसी। चलो बाकी एक आर्टिकल रह गया आज अपना, इसको कल कर लेंगे।